गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक। क्योंकि पिछले पार्ट की जो वो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, आपको क्वेश्चन आंसर तो मैंने सेंड कर दिए थे लेकिन वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज हम टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पिछले पार्ट के भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 27 है पनामा केनाल लिंक्ड विच टू ओशियन। ये पूछ रहा है कि पनामा कैनाल जो वो किन दो ओशियन को आपस में जोड़ती है, किन दो ओशियन का आपस में लिंक जो वो एस्टेब्लिश करती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक मतलब कि प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये आपस में जोड़ती है। तो सबसे पहले समझिए कि कैनाल जो वो होता क्या है। कैनाल होता है सिंचाई या यातायात के लिए बनाई गई जो नहर होती है उसको जो वो कैनाल बोलते हैं। ठीक है। ये जो पनामा कैनाल है पनामा में है इसलिए इसका नाम जो वो पनामा कैनाल्स बना। मतलब कि पनामा कैनाल्स पड़ा पनामा कैनाल। ठीक है। एक नहर है जो कि बिल्कुल मैन मेड है, मतलब कि आदमियों के द्वारा इसको बनाया गया है। देखिए क्या हुआ पहले की, जैसे ऐसे समझिए इसको, जैसे यहाँ पर जो वो नॉर्थ अमेरिका है, नीचे जो वो साउथ अमेरिका है। अब देखिए यहाँ से सामान लेकर के इस साइड जाना है, तो हमें जो वो बिल्कुल ऐसे ऐसे नीचे होकर के जाना पड़ता था। ठीक है। समुद्री जहाज जो वो नीचे होकर के बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। फिर क्या हुआ कि बीच में एक शहर पड़ा। बीच में एक शहर पड़ा, पनामा। मान लो ए वो शहर है पनामा। यहाँ पे जो वो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे नीचे साउथ अमेरिका है। ठीक है। नीचे बीच में एक शहर पड़ा पनामा। ठीक है। ये जो पनामा शहर है, यहाँ पे ही ये जो नहर है, ये जो कैनाल है, ये क्यों बनाई गई? क्योंकि पनामा में क्या था कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल छोटी कम ही जमीन थी। इस साइड भी महासागर, इस साइड भी महासागर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या थी, पहले से ही एक झील थी बीच में। और झील की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 80 किलोमीटर जो वो इसकी लंबाई थी। अगर यहाँ पे 80 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, टोटल यहाँ पे 82 ही है। तो 1 किलोमीटर इस साइड को था, मतलब जमीन 1 किलोमीटर इस साइड को जमीन थी। तो 1 किलोमीटर इस साइड से काटा, 1 किलोमीटर इस साइड से काटा, और ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर सागर को आपस में जोड़ दिया। और अब जो वो क्या हुआ कि डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गई। अब जो वो समुद्री जहाज यहाँ से होकर के दूसरी साइड निकल जाते हैं। तो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो वो कैसे काम करते हैं। जैसे मान लो ये जो पनामा नहर है, ठीक है, इस साइड जो प्रशांत महासागर और इस साइड जो वो इस साइड अटलांटिक महासागर है। ठीक है। अब जब वो समुद्री जहाज यहाँ से आ रहा है, ठीक है, मान लो कोई बोट आ रही है बड़ी जैसी। अब जब वो देखिए यहाँ पे जो वो, मतलब कि ये जो वो सी लेवल है। ठीक है। ये जो वो सी लेवल है। अब जब वो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी नहर बनाई है वो तो इतनी गहराई में नहीं होगी, इतनी गहरी नहीं होगी। ठीक है। बोट को जो ऊपर उठना पड़ेगा ही। ठीक है। मान लो ये जो वो वाटर का लेवल है, ठीक है, ये जो वो सी लेवल है, तो अब इसको ऊपर उठना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे काम करता है, यहाँ जो वो लॉक सिस्टम काम करते हैं। लॉक सिस्टम का मतलब है जैसे ही जो वो यहाँ पे बोट पहुंची, ठीक है, यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे एक ऐसे लगा हुआ। जैसे यहाँ पे बोट यहाँ पे एंटर करी, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वो पीछे वाला क्लोज हो जाएगा, पीछे वाला क्लोज हो जाएगा। तो आपको पता है कि पानी में जब बोट आती है तो पानी कल के लेवल पर जो वो ऊपर उठ जाती है। तो बोट जो वो यहाँ जैसे ऊपर पहुंच जाएगी, फिर जो वो नेक्स्ट वाला डोर ओपन होगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो वो डोर ओपन हो जाएगा और आगे जैसे ऊपर निकल जाएगी। तो फिर बंद करेंगे इसको, फिर बोट ऊपर उठ जाएगी। तो ऐसे ऐसे जो वो लॉक सिस्टम ये काम करता है। ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो याद रखिए पनामा कैनाल से वो किन किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। तो वो जोड़ती है अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को आपस में जोड़ती है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई की, तो इसकी जो लंबाई है, तो इसको भी आप याद रखिए। लंबाई जो है वो वैसे आपको याद रह जाएगा, क्योंकि 80 किलोमीटर जो झील थी और 1 किलोमीटर इस साइड से काटा, 1 किलोमीटर इस साइड से काटा, तो टोटल हो गया 82 किलोमीटर। टोटल लंबाई इसकी 82 किलोमीटर है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 90 मीटर है। ठीक है। चौड़ाई इसकी ज़्यादा नहीं है, 90 मीटर है चौड़ाई। ठीक है। मतलब कि इसकी जो भी ब्रेड्थ है और इसकी जो भी गहराई है, क्योंकि गहराई होगी 12 मीटर इसकी जो वो गहराई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है विच इज स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो वो सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है? अगर हम कंटिनेंट की बात करें तो हमारे पास जो वो कितने कंटिनेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने महाद्वीप है हमारे पास। तो टोटल जो वो कितने हैं? 7। ठीक है। वैसे तो 8th भी है, लेकिन वो जो पानी के अंदर डूब गया था, पहले भी आपको मैंने बताया था कि वो उसका नाम है जीलैंड। तो उसको आप याद रखिए, नाम याद रखिए। वैसे 7 ही कंटिनेंट
याद रखिए, ठीक है। कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कंटिनेंट है। तो ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट कंटिनेंट जो वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया जो वो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अम, ये जो वो लगभग जो हमारा ग्रीनलैंड है उसके आसपास ही इसका जो भी एरिया है उसके मतलब कि उसके बराबर ही है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्योंकि इसके इतना सा है और इसके आसपास जो वो पानी ही पानी है, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट की बात करें, इसके बाद जो इससे थोड़ा सा बड़ा जो वो कौन सा है, तो इससे तो थोड़ा सा बड़ा जो वो कौन सा है, यूरोप है। अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा हो, तो वो है हमारा एशिया कंटिनेंट। और सबसे रिचेस्ट कंटिनेंट की अगर हम बात करें तो वो भी हमारा एशिया है। क्योंकि एशिया में लगभग जो वो 48 या 49 48, ठीक है, 48 कंट्री जो वो उसमें है। क्योंकि उसमें हमारा इंडिया भी है, चाइना भी है। क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन जो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाइना की है और सबसे उसके बाद जो वो इंडिया की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2025 में, ठीक है, 2025 में, वैसे तो 2030 बोला गया था, लेकिन अब जो वो चाइना ही खुद बोल रहा है कि 2025 में जो वो इंडिया हमारे से आगे निकल जाएगा पॉपुलेशन में। तो इसको भी आप याद रखिए। तो देखते हैं पॉपुलेशन में आगे निकलता है हमारे कंट्री की नहीं निकलता है। तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया जो वो हमारा स्मॉलेस्ट कंट्री हुआ। अगर हम बात करें सभी कॉन्टिनेंट की तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और एशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का जो भी इन्वेंटर था, इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो इसकी खोज की थी। अगर हम बात करें टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो आपने सुना होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो वो उसकी खोज की थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डिस्कवरी और इन्वेंशन, ठीक है, इन्वेंशन में जो वो क्या अंतर है? दोनों का मतलब जो वो खोज ही होता है, लेकिन डिस्कवरी वहां पे यूज होगा जहां पे मतलब कोई चीज जो वो पहले से ही मौजूद है उसको डिस्कवर किया, उसको खोजा। मतलब जैसे मान लो 5,000 साल पहले जो वो कुछ जमीन के नीचे जो वो दब गया था, ठीक है, जमीन के नीचे था, तो उसको खोजा तो उसको डिस्कवरी बोला जाएगा। लेकिन इन्वेंशन वहां पे बोला जाएगा जो नई चीज बनाई है जो पहले से नहीं थी, तो वहां पे इन्वेंशन बोला जाएगा। तो इसको भी आप याद रखते हैं। अगर हम बात करें साइंस, फादर ऑफ साइंस की, ठीक है, वो तो फादर ऑफ साइंस बोला जाता है गैलीलियो गैलीली को जो फादर ऑफ साइंस बोला जाता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो अरिस्टोटल अरस्तु को जो वो बायोलॉजी का फादर बोला जाता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो, अच्छा, फिजिक्स की बात करें तो अलग अलग नाम है वैसे। कई बुक्स में जो गैलीली को भी बोला जाता है, कई बुक्स में आइजैक न्यूटन को बोला जाता है, कई बुक में हमारे आइंस्टाइन को बोला जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला जाता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है क्वेश्चन नंबर 30 से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं। आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो व्हाट्सएप में आपने नहीं देखा होगा शायद, तो व्हाट्सएप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जैसे व्हाट्सएप से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप अगर व्हाट्सएप को अगर एडिट करेंगे और उसको बहुत ही गहराई से जो पिक्सल है उनको देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए कितनी ये इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे कैसे ये दिख रहा है, तो आप भी व्हाट्सएप पे ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विच मेटल इज द लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड? तो सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? तो वो है लिथियम। आपने पेरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आता है लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, फिर बेरिलियम आ जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, फिर हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जैसे गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, ठीक है, मान लो गुब्बारे हैं, तो गुब्बारे जो वो खुद ही ऊपर तो नहीं उठ जाते हैं, ठीक है, थोड़े से जाएंगे फिर जो वापस आ जाएंगे। लेकिन जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं उनमें थोड़ी सी गैस भरी जाती है, तो उसमें भरी जाती है हीलियम गैस। क्यों भरी जाती है हीलियम ही? क्योंकि हाइड्रोजन जो वो सबसे हल्की गैस है, उसके बाद हीलियम है। तो हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हैं, हीलियम हीलियम को ही क्यों भरा जाता है गुब्बारों में? तो हीलियम जो वो, वैसे तो हाइड्रोजन इससे ज्यादा जो वो हल्की गैस है, जो जितनी हल्की होगी वो ऊपर उठ जाएगी। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम जो हल्की गैसें हैं, हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्की है,
लेकिन हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो वो मतलब कि एयर के साथ कांटेक्ट में जो वो जब आती है तो वो आग पकड़ लेती है। अगर आग पकड़ लेगी तो वो जल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो वो हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है, हीलियम को भरा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जो भी हेलीकॉप्टर होते हैं, ठीक है, जो भी जहाज होते हैं, ठीक है, उनके जो भी टायर होते हैं उनके अंदर भी जो वो हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि उनका भी वेट होगा कुछ। जैसे हीलियम गैस भरी जाती है तो उनका वेट जो वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी आप याद रखिए। तो लाइटेस्ट मेटल की बात कराए तो ए इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर 2, लिथियम, ठीक है, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एलईडी स्टैंड फॉर व्हाट? एलईडी जो वो क्या है? एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? एलईडी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो एलईडी की फुल फॉर्म आपको पता है लाइट एमिटिंग डायोड। आपने पिछली क्लासेस में भी जो वो पढ़ा होगा, या आप अभी पढ़ेंगे या पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो वो इसकी फुल फॉर्म होती है। आपने जो वो कई बार सुना होगा, लाइट एमिटिंग डायोड या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एलईडी भी सुना होगा आपने और एलसीडी भी सुना होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसमें डिफरेंस बता देता हूँ। एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें डायोड लगे होते हैं। और एलसीडी में जो वो लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टल लगे होते हैं, क्रिस्टल डिस्प्ले होती है उसमें, ठीक है। देखिए क्या था कि पहले जो वो टीवी होते थे, ठीक है, टीवी तो अभी भी होते हैं, लेकिन पहले जो वो ऐसे टीवी होते थे, बड़े बड़े टीवी होते हैं, और बिजली जो वो ज्यादा लगती थी। जैसे जैसे बिजली ज्यादा लगती थी तो इसका मतलब है कि उसकी बिजली ज्यादा लगती थी, और मतलब कि जो पिक्चर की क्वालिटी होती थी वो भी अच्छी नहीं होती थी। उसके बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई, थोड़े से उसको छोटा किया गया, तो वहां पे आया फिर एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज होने लगा। ये भी काफी मोटे मोटे होते थे, ठीक है। और ज्यादा देखिए क्या होता था, जैसे आप लैपटॉप देखेंगे, जैसे मान लो ये जो वो आपका लैपटॉप है। अब लैपटॉप में अगर आप सामने से देखेंगे, जैसे यहाँ सामने देखेंगे, जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मोबाइल को मैंने पकड़ा हुआ है तो ऐसे मैं सामने देख रहा हूँ इसके, तो बिल्कुल मुझे जो वो इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी दिखेगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इस साइड से देखता हूँ, इस साइड से इस साइड देखता हूँ, तो मैं नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि क्योंकि वो होता है एलसीडी। देखिए एलसीडी में क्या होता था कि थोड़ी सी कुछ भी प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद जो वो कुछ इंप्रूवमेंट की गई, फिर बनाई गई एलईडी। एलईडी तो इसमें क्या होता है, पैनल लगे होते हैं, और जो भी मतलब कि एलईडी के बाद भी जो वो एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, कई सारी है, जैसे ओ एलईडी भी इसके बाद आता है। तो उसमें पिक्चर जो भी पिक्सल होते हैं उसकी खुद की लाइट होती है, लेकिन ये जो वो काफी महंगा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप सीधा सा सिंपल सा याद रखिए कि सबसे बेस्ट जो वो क्वालिटी किसकी होगी, ओ एलईडी की होगी, ठीक है। सबसे बेस्ट जो वो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने टीवी लिखा, टीवी की क्वालिटी जो वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। टीवी के बाद आया एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर एलसीडी के बाद लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी बने, ठीक है। तो एलईडी अगर आपको लेना है कोई, तो एलईडी ही ले, ठीक है, अगर आप बेस्ट क्वालिटी का लेना चाहते हैं। थोड़ा सा महंगा होगा, अगर उसके बाद भी अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो ओ एल ई डी लें, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफ़ी है। तो एलईडी की फुल फॉर्म हो गई लाइट एमिटिंग डायोड। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? तो रेनबो में कितने कलर होते हैं? तो आपको पता होगा 7 कलर होते हैं। इसको आपने कैसे याद रखना है? इसको आपने याद रखना है बिब की ओर से। आपने छोटी क्लासेस में जो बहुत ज्यादा जो इसके बारे में पढ़ा होगा, बिब, GYOR, ठीक है, बिब ग्योर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किसकी, वैसे आपको पता होगा लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिब, BIBGYOR, नीचे से ऊपर की ओर लिखा है। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, और G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। जो रेनबो होता है, जो भी इंद्रधनुष होता है, हिंदी में इसको इंद्रधनुष बोलते हैं, इसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।